श्रृंगार जब भी आप देखेंगे तो जीवन का श्रृंगार ही महिला है। अब वो नानी हो सकती, बेटी हो सकती, पत्नी हो सकती, प्रेयसी हो सकती, दादी हो सकती है, माँ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। औरत के इतने सारे रूपों को समान प्रेम देने वाला व्यक्ति ही तो कृष्ण है। स्वागत कीजिए मेरे साथ मनोज राजन त्रिपाठी जी का। स्वागत है भैया। नमस्कार। नमस्कार। तेरे किरदार को इतना शरफ तो हासिल है, तू नहीं था तो कहानी में हकीकत कम थी। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनकी आवाज़ में तो हक है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी हकीकत को समर्पित कर दी है। जब उन्होंने गाना गाया तो सारेगामा पा का मेगा फाइनल जीता और कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करी। जब उन्होंने पत्रकारिता करी तो बड़े बड़े हुक्मरानों के सिंहासन हिला दिए और जब उन्होंने लिखाई करी तो दुनिया के सामने कोट काकोरी और कसारी मसारी जैसी दो बेस्ट सेलिंग किताबें पेश की। स्वागत कीजिए मेरे साथ मनोज राजन त्रिपाठी जी का। स्वागत है भैया। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। तो भैया, जैसे मैंने आपके परिचय में बताया कि जब आपने गाना गाया तो उसमें आपने परचम लहराए, जब आपने पत्रकारिता करी तो उसमें परचम लहराए, और जब कहानी लिखी तो बेस्ट सेलिंग किताबें। और एक बात मेरे से रह गई कि आपने अतिथि तुम कब जाओगे फिल्म का जो डायलॉग लिखा। तो ये जो टैलेंट है, सबसे पहले ये बताइए कि ये टैलेंट की पहचान कैसे होती है? एक्चुअली होता क्या है कि टैलेंट की पहचान आपको नहीं करनी होती है। अच्छा। टैलेंट आपको खुद पहचानता है। अच्छा। जैसे अगर आप बात करेंगे तो इसमें एक चीज छूट रही है, वो है क्रिकेट। मैंने क्रिकेट से शुरुआत की। अच्छा। मुझे लगा कि मैं जाके इंडिया टीम में तहलका कर दूंगा, गावस्कर से बड़ा बल्लेबाज बन जाऊंगा, कपिल देव से ज़्यादा बड़ा बॉलर बन जाऊंगा। अच्छा। शुरू किया क्रिकेट, करते 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 एक दिन इतना हाफ गया कि मुझे लगा कि मेरा गावस्कर यहीं ख़त्म हो रहा है। वजह थी कि घर में ही सारे फील्डर लगे हुए थे, घर में ही कोच था, घर में ही मैनेजर था, वो थे मेरे पिताजी। दुनिया में लोगों ने थप्पड़ खाए होंगे, कंटाप खाए होंगे, तमाचे खाए होंगे, मैंने शायद ही ऐसी कोई वस्तु है जिससे मार न खाई हो। मसलन मैं हथौड़ी से मारा गया हूँ, मैं एयरफोर्स की बेल्ट से मार खाया हूँ, बकल साइड से, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं हैंगर से मार खाया हूँ। अब इस ज़माने में स्कूटर का गियर वायर नहीं होता, वरना मैं गियर वायर से भी मार खाया हूँ। और वजह सिर्फ इतनी थी कि तुमको बनना है सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर, वही जो मतलब हिंदुस्तान के सब जो हिंदुस्तान का पैटर्न है, उसमें गलत नहीं है। हाँ। उसमें गलत नहीं है, कोई भी बाप ऐसे सोचेगा। तो खूब मार पिटाई हुई। मैच के दौरान पिच से मार खाते हुए घर आया हूं। यहां पर मुझे समझ में आया कि मैं क्रिकेटर तो नहीं बन पाऊंगा। इसके बाद किसी ने मुझे बताया कि मैं गाना गा लेता हूं, तो गाना गाना शुरू किया। अब उस समय अब तो रियलिटी शोज आते हैं, तब रियलिटी शोज नहीं आते थे, तो एक ऑल इंडिया सिंगिंग होता है। सबसे पहले किसने बताया कि आप गाना गा लेते हैं? सबसे पहले मुझे गाना गाने के बारे में बताया मेरी पत्नी ने। अच्छा। जो आज मेरी पत्नी है, उसने मुझे बताया कि तुम गाना गा लेते हो, और उसने मुझे एक लाल रंग का फॉर्म ला के दिया। तो मैंने कहा गाने का कंपटीशन होता है क्या? बोले हाँ, गाने का कंपटीशन होता है। तो गाने का फॉर्म भरा। जब स्क्रीनिंग में पहुंचा, जैसे आजकल ऑडिशंस होते हैं ना, स्क्रीनिंग में पहुंचा तो 500-700 लोगों की भीड़ थी, भयानक पानी बरस रहा था, और लोग आते थे, गाते थे और निकल जाते थे, घंटी बजती थी। मैंने भी गाया। फिर हाई स्कूल इंटर की तरह उसका रिजल्ट कानपुर की कुछ 5-7 जगहों पे लगता था, तो मैं उसमें सेलेक्टेड था। यहाँ से गाने का सफ़र शुरू हुआ। ऑल इंडिया तक गए, सारेगामा गए, ये सब बातें अलग है। फिर कभी फिल्म में भी गाने का मौका मिला, लेकिन पता लगा कि ओवर राइट हो गया। खैर कोई बात नहीं। तो पहले क्रिकेट का किट बंद किया था, और इस बार हारमोनियम पैक कर दिया। लेकिन एक चीज़ थी, मेरे बाबा लिखते थे, कविताएं लिखते थे। मेरे चाचा जो थे
मैंने उनको पंजाब का इलेक्शन उस वक्त कवर करते पढ़ा है, देखा है, जिस वक्त आतंकवाद, उग्रवाद पंजाब में चरम पर था और खालिस्तान अपने पीक पर था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मैं उसके हिसाब से लिखता था। तो मैंने लिखना शुरू किया, मुझे कहानी लिखना अच्छी लगने लगी। मैं लिखता था और अखबारों को भेजता था, छपती नहीं थी क्योंकि मेरा नाम जो था ना मनोज त्रिपाठी था। वो आलू गोभी टाइप का नाम है ना, टिल्लू, पप्पू, मनोज, इस टाइप का नाम था, तो छपता नहीं था कभी। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम अपना नाम बदलो। तो मैंने अपना नाम बदला और घर का नाम राजन था और उसके आगे मनोज लिखा, तो मैं एम राजन के नाम से लिखा। अच्छा। तो एम राजन के नाम से जैसे लिखा संडे मेल में छप गया। बाद में मुझे समझ में आया कि मेरा नाम साउथ इंडियन नाम की तरह साउंड कर रहा है। जैसे आपका नाम साउथ इंडियन साउंड करता है तो आप अपने आप बहुत लिटरेट माने जाते हैं। वहां से लिखने में कॉन्फिडेंस आया कि लगता है मैं लिख सकता हूं और ये लिखने का काम शुरू किया। इस दौरान एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि पापा उस लेखन से भी पसंद नहीं करते थे। और सिंगिंग में हमने कम से कम 250-300-400 शील्ड्स हमारे पूरे ड्राइंग रूम में थी। उनका हमेशा कहना था कि ये पीतल की दुकान बना रखी है। अच्छा। हाँ, सिर्फ एक माँ थी जो इस बात को समझती थी कि गाना गाता है या क्रिकेट खेलता है या लिखना चाहता है, जो भी था वो माँ समझती थी। बाप जो थे, पिता जो थे, वो डिटरमिन्ड थे कि बनना है तो ये बनना है वरना कुछ नहीं बनना है। तो एक समय ऐसा भी आया जब पापा ने मेरे सर घुटवा दिया, मेरा बाल घुटवा दिए। मुझे बालों का बड़ा शौक था रखने का, तो गुस्से में घुटवाए उन्होंने कि ये ठीक से पढ़ नहीं रहा है। एक स्थिति मेरी ये भी आई कि मैंने ये सोचा कि गाना गा लेता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में गा लूंगा, 100 रुपये पर प्रोग्राम का मिलता था। तो 100 रुपये के हिसाब से सोचता था कि सीजन में अगर इतने प्रोग्राम मिल गए तो इतना पैसा आ जाए। गाड़ी 9th में सीख ली थी, कार, चाचा के पास कार थी, उससे गाड़ी चलाना सीखा। तो लगता था कुछ नहीं होगा, ड्राइवर बन जाऊंगा। फिर एक बार समझ में आया कि यार कुछ भी नहीं होगा तो किसी भी दफ्तर में चपरासी बन जाएंगे, सरकारी विभाग में। अच्छा। और ये भी तय किया कि चपरासी बनेंगे तो चपरासी भी क्या, प्रमोट तो होता ही होगा, तो एक दिन तो क्लर्क पे आएगा ना। तो वो कॉम्प्लिसेंसी थी कि उस जगह पे आके चपरासी बन के क्लर्क तक का सफर पूरा करेंगे, जिंदगी इसी में पूरी हो जाएगी। लगता कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो कलम साथ में थी। एक दिन जागरण में वांट निकली कि प्रशिक्षु उप संपादक चाहिए, ट्रेनी सब एडिटर। दिया, 350 लोगों ने टेस्ट दिया था, 80 लोगों में सेलेक्ट हुए जो इंटरव्यू दे रहे थे। पता नहीं कैसे लिखना पढ़ना इतना उस समय काम कर गया। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में 3 लड़के सेलेक्ट हुए, उसमें से मैं टॉपर था। हम 3 लोगों ने वहाँ से पत्रकारिता का सफ़र शुरू किया। और मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन ये समझ में आया कि मुझे ये करना था। यहाँ से करते करते उसका मज़ा आने लगा। और मैं सवेरे 7 बजे घर से जाता था, अगले दिन सुबह फिर 7 बजे वापस आता था। मेरे पापा ने एक बार दरवाज़ा खोला, उन्होंने पूछा ऑफिस जाने का टाइम? मैंने कहा 7 बजे। बोले आने का टाइम? मैंने कहा सुबह 7 बजे। यहाँ से भी उनको एतराज़ था। 1150 रुपये तनख्वाह मिलती थी, कट के 980 रुपये हाथ में। 21 सन की बात है, 1992 की। अच्छा। वहाँ से करते 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 8 महीने के अंदर ये हो गया कि जो बड़े लोग थे उस जमाने में अखबारों में, वो मुझसे हेडिंग्स लगवाने लगे। शायद मेरा थॉट प्रोसेस वैसा जा रहा था। वो मुझसे इंट्रो सबसे टफेस्ट चीज़ है किसी भी चीज़ का लिखना, वो मुझसे लिखवाने लगे। मैं सीखता गया, सुनता गया, समझता गया, चीज़ों को आगे बढ़ाता चला गया। और करते करते 12 साल के करियर के बाद मुझे अचानक टीवी से ऑफर होता है, मैं टीवी करने लगता हूँ। टीवी में भी वही नौकरी, सुबह गए, रात में लौटे, नहीं लौटे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिना घर में बताए हुए 12-12 दिन विदेश पढ़ा रहा हूँ। नोबडी नोज। मैं माओवादियों को कवर करने गया था और विश्वास मानिएगा किसी को नहीं मालूम था। कहाँ के माओवादी? माओवादी चाइना बॉर्डर पे, जब नेपाल में माओवाद चरम पर था और राजा को हटा दिया गया था और ज़बरदस्त पुलिस मिलिट्री पर अटैक चल रहे थे, उस दौरान गया था। यहाँ से लौटता हूँ, फिर करते 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 एक दिन समझ में आया कि मीडिया में अब काम करने के लिए कुछ बचा नहीं है, ख़त्म हो गया मीडिया। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मीडिया वो चीज़ है
जो एक करेंसी जो सोसाइटी है उसके बीच की जो सिल्वर लाइन है, मीडिया वो बताती कि सोसाइटी इस समय असली है कि नकली है। जब मैंने देखा कि ये सोसाइटी का सिल्वर लाइन ही उखाड़ के फेंक दी गई है, तो मुझे लगा ये टाइम सही नहीं है। पर कलम फिर भी साथ थी, वो कलम साथ रही। बॉम्बे चला गया, अतिथि तुम कब जाओगे मिल गई, डायलॉग लिख दिए पहली बार में। फिर मुझे लगा मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उस पर फिल्म डेवलप हो नहीं रही है। स्वर्ण स्वर भारत का क्रिएटिव लीड रहा, 52 एपिसोड जी टीवी पर आया, ये लिखा। और अनुभव सिन्हा के लिए 2 फिल्मों के आइडिया दिए, मुल्क और आर्टिकल 15, ये मेरे आइडियाज पे, क्योंकि दोनों क्योंकि दोनों मेरी ही उस पर बनी हुई है। वो बदायूं के कांड पर थी, ये लखनऊ में टेररिस्ट मारा गया था उस पर थी मुल्क। तो मेरे सिंगल लाइन, दोनों आप ही की स्टोरी थी? दोनों स्टोरी मेरी नहीं है, मेरा सिंगल लाइन आइडिया वो था। उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, कानपुर में उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया, वो स्टोरी बनी। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ का एक बी प्लान बनाना पड़ेगा कि मेरी टैगलाइन है, मेरी अपनी टैगलाइन है ऑर्गेनिक। कहानी है तो बतानी है, तो कैसे बतानी है? तो लिखेंगे। तो लिखना शुरू किया, उससे 2 नॉवेल मिल गए, भगवान की कृपा से बेस्ट सेलर है। इस बीच में एक चीज छूट गई कि मैं एम राजन से मनोज राजन त्रिपाठी कैसे बना। वो नरेंद्र मोहन जी जो दैनिक जागरण के मालिक और संपादक थे, उन्होंने मेरा नाम मनोज राजन त्रिपाठी रखा। और जैसे ही मनोज राजन त्रिपाठी मेरा नाम आया, मुझे लगने लगा अब मैं आलू नहीं ब्लूबेरी हूं। अचानक उस नाम का ही फर्क मुझे खुद के अंदर से समझ में आने लगा। तो उस चीज ने काम किया। अब बात आती है कि मैं क्रिकेटर हूं, कि मैं सिंगर हूं, कि मैं अखबार वाला हूं, कि मैं टीवी वाला हूं, कि मैं नॉवेल राइटर हूं या मैं डायलॉग राइटर हूं। एक्चुअली मैं कुछ नहीं हूं। मैं सुपर टैलेंटेड व्यक्ति नहीं हूं, मैं कंफ्यूज्ड आदमी हूं कि मुझे बनना क्या है जिंदगी में। और मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे अंतरात्मा का एक ऐसा तार है जो छिड़ता है, जो मुझसे कहता है कि बाबा की नगरी में जाना है, गंगा किनारे कुटिया बनानी है, वहीं मणिकर्णिका में मुझको चाहिए कि मेरी चिता फूकी जाए और मेरी राख फिर गंगा जी में बहा दी जाए, वहीं विसर्जित कर दी जाए। और फिर जब मैं बह के जा रहा हूं और तब भोलेनाथ विश्वनाथ मुझसे जब पूछे कि क्या बनोगे, तो मैं उनसे फिर कहूंगा कि मुझे क्रिकेटर बनाना, सिंगर बनाना, अखबार वाला बनाना, टीवी वाला बनाना, नॉवेलिस्ट बनाना, जो कुछ बनाना बाद में अपने ही शरण में बुला लेना। तो टैलेंट आपको पहचानता है, आप टैलेंट अपना नहीं पहचान सकते। आपको खुद ग्लिम्स आने लगेंगे, दाढ़ी आप पे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, बड़े बाल अच्छे लगते हैं आपको, छोटे बाल अच्छे लगते हैं, ये टैलेंट खुद आपको पहचान लेता है। भगवान ने आपको ऊपर भेजा ही है अपना रोल प्ले करने के लिए, अपने आप आपका कैनवस सेट हो जाता है, वो आप करते रहते। एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं, आपको जिंदगी में कितने भी किड बैग बंद करने पड़े, आपको जिंदगी में कितनी बार भी हारमोनियम रखना पड़े, कभी रिग्रेट मत रखिएगा कि हम ये बन सकते थे, ये नहीं बने। जो बने हैं ना, उसमें बेस्ट अगर आपने नहीं दिया तो सब बेकार है, सारी प्लानिंग बेकार है, सारा टैलेंट बेकार है। आपकी बात सुन के निदा फाजली का एक शेर याद आया कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। तो लेकिन एक बात है जहाँ से आपने शुरू करी थी कि जो पिताजी थे उन्होंने आपकी हैंगर से पिटाई करी और एयरफोर्स की बेल्ट के बक्कल से पिटाई करी। आज जब 21वीं सदी में हम जो यंगस्टर्स हैं जब बातें करते हैं, तो आज की डेट में ये चाइल्ड अब्यूज़ माना जाता है। कई जगह आज भी इंडिया में भी क्राइम है, विदेश में तो है ही है, आप मतलब पेरेंट्स अरेस्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो चीज़ है ये बच्चे की साइकोलॉजी को दबा देता है, उसके टैलेंट को ख़त्म कर देता है। आप जब रिफ्लेक्ट करते हो तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये सब ना हुआ होता तो ज़्यादा बेहतर बन गए होते, या इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, या कोई साइकोलॉजी में आपको अपने असर दिखता है इस चीज़ का? मुझे लगता है कि हर लड़के की जिंदगी में बाप का बहुत बड़ा प्रभाव होता है 2 तरीके से। अगर उसका बाप बरगद की तरह है तो वो उसके जैसा बनना चाहता है। अगर माइनस है, बाप उसका मार रहा है, पीट रहा है, कोई चारा नहीं है उसके पास सिवाय मारने पीटने के, तो बच्चा भी ये सोचता है कि जो करके दिखाना है इसको करके दिखाना है। देखते हैं कैसे नहीं दिखा पाते। मां का बहुत बड़ा साथ होता है आपके साथ, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर
पापा ने नहीं मारा होता तो शायद मैं जहां पे हूं वो वहां भी नहीं होता। अच्छा। मैं डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता था, पक्की बात है। मुझे कुछ बनना था, डिफाइन था कि मुझे कुछ बनना था। हाँ, सबसे शिद्दत से मुझे क्रिकेटर और सिंगर बनना था। उसके बाद मुझे तीसरे नंबर पे कलम राइटर था। जब मैं बना ना, जिसको लोग बनना मानते हैं, असल में क्या है कि लोग ये देखते हैं कि आज किसी की कसारी मसारी और कोड काकोरी हिट हो गई है, आज किसी ने एक फिल्म में डायलॉग लिख दिया है, आज कोई आगे कुछ काम कर रहा है। ये तो आपने वो जगह देख ली जहां पे 3000 स्क्वायर फुट या 5000 स्क्वायर फुट के 32वें माले पे किसी के पास एक सुपर डीलक्स फ्लैट है। जब वो घुटनों पे था ना, वो सफर कोई नहीं याद रखता। बात केवल बेल्ट और गियर वायर की नहीं है। मैंने त्रिशूल से भी मार खाई है। क्या बात। मेरे मौसा जी के घर में पहले हर गेट पर एक भगवान की मूर्ति लगाई जाती थी। तो मेरे मौसा जी के घर में दुर्गा माता की मूर्ति लग रही थी। तो मुरादाबाद से एक त्रिशूल आया था। तो किसी बात पे वो नाराज हो गए थे, मेरे पूरे बदन पे त्रिशूल छपे थे। वो नजरिया एक बाप से मार खाने का था। आज जब बाप एक बार कहता है ना कि तुमने कुछ किया है, पता नहीं क्यों समझ में आता है कि सबसे बड़ा सर्टिफिकेट वही है। इतनी मार खाने के बाद कोई लड़का अपने बाप को अपना दुश्मन मान सकता है। मुझे लगता है कि अगर नहीं मारा होता तो मैं दिखाता किसको। आज मैं लिखता हूं तो लगता है बाप पढ़े। आज मेरे कोई भी मोटा पैसा मेरे पास आता है, कोई मकान बनाता हूं, कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं, कोई कार मेरे पास आती है, तो लगता है पापा देखें। मुझे लगता है इसी आदमी को तो चाहिए था डॉक्टर और वो। फिर उन्होंने देखा कि सैकड़ों डॉक्टर और सैकड़ों इंजीनियर, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ब्यूरोक्रेट है, जो पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर है, जो स्वास्थ्य विभाग का मंत्री है, केंद्र का भी प्रदेश का भी, वो मुझसे जब अलग तरीके से बात करता है तो मैं उनको साबित कर पाता हूं कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना बड़ी बात नहीं थी। वो एपेक्स होना बहुत जरूरी बात है, पिरामिड का टॉप होना बहुत जरूरी बात है। मैं ये बात किसी घमंड से नहीं कह रहा हूं। इसमें मेरी मां का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है। दादी का संस्कार है, नानी की बेतहाशा मेहनत है, उनसे ये सीखी है। वही जो निदा फाजली का वो है। मेरे कुछ गुरु हैं जिनसे मैंने कुछ ना कुछ चुराया हुआ है कि मैं इनके जैसा बोलना चाहता हूं, इनके जैसा रहना चाहता हूं, वो सब कुछ है। पर मैं आपको एक बात बता दूं साफ, मां से बड़ा कोई फ्यूल नहीं है पूरी लाइफ में आपके। वो फ्यूल अगर आपके पास है ना, वो कुछ नहीं कर पाती थी। पापा से जब बचाती थी मुझे मार खाते हुए, तो अगर 10 डंडे मुझे पड़ रहे होते तो 3 उसके हिस्से में भी होते। तो मेरे डंडे का हिस्सा भी वो खाती थी। और शायद मुझ पर कोई विपत्ति आनी होगी जो डंडा उसने अपने ऊपर झेल लिया और बेवक्त चली भी गई। यही है यार। आपने जो अपनी कहानी बताई, जो आपने एक्सपीरियंस किया, उसको सुन के लगता है जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले आपका जो गाने का टैलेंट है वो आपकी जो अभी आपकी पत्नी है, उस समय शायद गर्लफ्रेंड रही होंगी जी, उन्होंने पहचाना। जो बाप का जो अब्यूज़ था उससे आपकी उस समय आपकी माँ ने सपोर्ट किया। संस्कार आपको दादी से मिले, नानी से सपोर्ट मिला। बहुत औरतों का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। तो अगर हम बहुत मटेरियलिस्टिकली सोचें कि एज अ मेल, क्योंकि ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि जो बर्डन ऑफ सक्सेस है वो मेल्स के ऊपर ज़्यादा है, अगर हम ये मान लें, तो उसमें औरतों का कितना बड़ा रोल है? सिर्फ औरतों का रोल है। आपकी जिंदगी में सारा रोल सिर्फ औरत का है। माँ,
आपको 9 महीने झोली में रखती है, वो आपको बड़ा करती है। ऐसा क्यों होता है कि मां मारती है तो कष्ट नहीं होता है, बाप मारता है तो कष्ट क्यों होता है? नानी मेरी वो थी कि अगर आप कूड़ा बीनने लायक व्यक्ति भी नहीं है तो कम से कम आपको कूड़ा गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति बना देंगी। वो मेहनत पर भरोसा करती थी। दादी मेरी सोशल हब थी। मैंने उनसे सीखा है कि हजारों लोगों का सर्किल बनाकर चला कैसे जाता, सबके लिए काम आना है आपको। मां, प्रेमिका, प्रेयसी, पत्नी। आजकल इंडिया में आप पैन इंडिया घूम जाइए, जितने पब्लिशर्स हैं उनकी ज्यादातर हेड जो है फीमेल्स। वो इस वजह से है कि अब औरतों को आगे किया जा रहा है, या मनोज राजन त्रिपाठी की किस्मत है कि फिर सामने से औरतें ही हैं। औरत से बेहतर दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। औरत से बेहतर वेलविशर आपका, उसका कोई एजेंडा नहीं होता आपके साथ। एक मेल अगर आपका भाई भी है ना, कॉम्पिटिट कर जाएगा आपसे, यार ये मुझसे आगे बढ़ गया। आपका दोस्त होगा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हर जगह ऑड्स भी हैं जी, हर जगह इवेंट्स भी हैं। एक दोस्त है ना, वो अपने मन में रखेगा ये मैं कर सकता था, ये मैं नहीं कर पाया। पर फीमेल का आपके साथ कोई एजेंडा नहीं है, वो सिंपली आपकी वेलविशर है। वो आपको आगे बढ़ाएगी, आपके सारे दस्युओं को मारती चली जाएगी, दुर्गा माता की तरह, सरस्वती माता की तरह आपके अंदर प्रवेश करके आपकी विद्या को बढ़ाएगी, लक्ष्मी बन के सामने आएगी। बेटी, ये सारी महिलाएं ही, मतलब मुझे लगता है कि महिला से बेहतर इस दुनिया की संरचना ही नहीं की जा सकती। सफेद जमीन पर अगर आप चल रहे हैं और उस जमीन को अगर श्रृंगारित कर दिया जाए तो आप सोच लीजिए कि अगर वो श्रृंगारित जमीन है तो बिंदी भी है, बिछिया भी है, पायल भी है, करदनी भी है, बेंदा भी है, सब कुछ है। तो श्रृंगार जब भी आप देखेंगे तो जीवन का श्रृंगार ही महिला है। अब वो नानी हो सकती, बेटी हो सकती, पत्नी हो सकती, प्रेयसी हो सकती, दादी हो सकती है, माँ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन महिला से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो मेरे ऊपर प्रभाव उनका ज्यादा है, और नहीं हो तो मैं ये चैलेंज करता हूं, अगर आपके पास 2 सहयोगी हैं, एक पुरुष एक महिला, गौर करके आजमा कर देख लीजिएगा, महिला आपके ज्यादा काम आ जाएगी। क्या बात है। और प्रेम का कितना बड़ा रोल है किसी आदमी के सक्सेस में, अगर हम प्रोफेशनली देखें। क्योंकि जब हम प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं नहीं आजकल के कि पहले तो करियर बना लें, लेकिन उस प्रेम का उस करियर बनाने में कितना बड़ा रोल होता है। देखिए, अफेयर और कैरियर, इन दोनों में जरूरी क्या है? नो डाउट करियर सबसे जरूरी है। वजह, अगर आपका अफेयर चल रहा है तो आप उस अफेयर को कंप्लीट करना चाहते हैं। कंप्लीशन किसे कहते हैं? शादी करना चाहते हैं। आपने शादी कर ली, करियर तो फिर भी बनाना है। साल भर का हनीमून पीरियड से मेरा मतलब उस शादी का लुत्फ। इसके बाद आपको आटा लाना है ना, सरसों का साग काटना है, सब्जी काटनी है, किचन चलाना है। तो करियर आप बिना अफेयर के भी चला रहे हैं तो करियर है एक मेल के लिए। अगर आप अफेयर कर रहे हैं और शादी में तब्दील हो गया तो भी करियर आपको लाना है। लेकिन सबसे मजेदार और स्पिरिचुअल तथ्य यह है कि अगर आपका अफेयर चल रहा है, क्योंकि अफेयर और करियर उम्र एक ही होती है इसकी। हां, गौर करिए, वही उम्र है जब आप अपनी गली के किसी छज्जे पर खड़ी हुई लड़की पर भी प्रभावित होते हैं, और उसी घर में एक जिम्मेदारी आपके पास होती है कि अब ये कर लिया, अब तुमको ये चुनना है। तो करियर अफेयर की उम्र है। हां, ये बड़ा स्पिरिचुअल है कि अगर अफेयर के साथ आपका करियर बन रहा है तो ये जो पार्टनर है ना आपका,
फिर बनती है मोटिवेशनल कहानी। चाहे वो लड़की हो, अक्रॉस द जेंडर, दोनों की तरफ की बात कर रहा हूं मैं। अगर लड़की ने आपको समझ लिया और करियर की उम्र भी है आपकी, तो वो आपके साथ पुश्त पर ऐसे खड़ी हो जाएगी कि आपका करियर अगर यूं जा रहा होगा ना, यूं चला जाएगा। क्यों? आपको कर दिखाने के लिए फिर एक मां मिली होती है पत्नी के रूप में। सर, हर औरत के हर रिश्ते में मां है, देखने के नजरिया है आपका। आपको फिर मिली होती है, उसी मां की तरह पाल रही होती है जो आपका भला चाहती है। तो अफेयर के साथ अगर करियर बूस्ट हो गया तो वो हमेशा उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करती है। वैसे करियर सबसे ऊपर चीज है, करियर आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में जैसे आप तो पत्रकार भी रहे हैं, कई आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की होगी, और हमारा जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि कई बार जैसे चेन स्नैचिंग की घटना होती है, उसमें कोई पकड़ा जाता है, वो कहता है कि मैं गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने जा रहा था, या लड़कियों के ऊपर वायलेंस की घटना होती है, किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, और ज़्यादातर उसमें ये होता है कि वो रिजेक्शन का सामना करने होते हैं, और उम्र वही होती है जो करियर बनाने वाली होती है। 20, 24, 25 साल का एक लड़का होता है जो फ्रस्ट्रेट होता है और उसको रिजेक्शन मिल गया होता है। तो आपको लगता है कि अगर प्रेम में उस समय रिजेक्शन मिला होता या ऐसा होता आपके साथ, तो आपकी ज़िंदगी बदल गई होती, या उस रिजेक्शन को हैंडल कैसे करना है उसका कोई तरीका है आपके पास? क्रिकेट से रिजेक्ट ही तो हुए थे, गाने से रिजेक्ट ही तो हुए थे। फिल्म गए, लगा 20 लिख डालेंगे, 19 में रिजेक्ट ही तो हुए होंगे। रिजेक्शन तो एक फिनोमिना है, आप उसको किस तरीके से लेते हैं। देखिए, बच्चा जब पेट में है ना, तो भगवान बच्चे से कहता है कि तुम 9 महीने बाद जब पेट से बाहर आओगे ना, तो एक बड़ी शानदार दुनिया है, पेड़ हैं, पक्षी हैं, लोग हैं, बड़ी खूबसूरत दुनिया है, झरने बह रहे हैं। बच्चा कहता है कुछ नहीं है, यही फ्लूइड, यही है सब कुछ, यही दुनिया है, इसी में रहना है, ये जो नाभि से मुझे खाना मिल रहा है यही दुनिया है। कहता है नहीं, मानो मेरी बात, जब तुम 9 महीने बाद आओगे तो होगा। वो होता है, जब वो बाहर आता है उसको लगता है वास्तव में सही बात है। सेकेंडरी, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, अप्सराएं होती हैं, देवता होते हैं, नरक के हिसाब से उसका हिसाब किताब होता है, कढ़ाई में तल दिए जाते हैं। अब इसके लिए मरना जरूरी है। जो मरे होंगे उन्होंने पाया होगा कि स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है। ठीक है, जैसे हम पैदा हुए अभी मरे नहीं है, जब मरेंगे तो पता फिर बता नहीं पाएंगे नीचे, फिर बता नहीं। तो आपको पैदा भी होना है, या तो पैदा होकर देख लीजिए या फिर मरकर देख लीजिए, दोनों ही हालातों में मरकर देख लीजिए। अब बात आती है रिजेक्शन की, तो रिजेक्शन इस तरीके से, ये सारे रिजेक्शन ही तो है। तो रिजेक्शन एक फिनोमिना, चलिए मैं बताता हूं आपको। मेरे मोहल्ले के 4 घर छोड़कर एक लड़की थी, शायद मैंने अपनी जिंदगी में जिसको पहचान बोलते हैं, ये पाया कि वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। उससे पहले अच्छी लगने वाला सेंस नहीं था, शायद उस उम्र में वो सेंसर आते ही नहीं होंगे। हाँ। वो अच्छी लगती थी। अब जब वो अच्छी लगती थी तो हम एक दूसरे को देखते भी थे। एक दिन गुजरे, कुछ बात पता नहीं कैसे फैल गई होगी, उसकी बहन ने और उसके चचेरे भाई थे, उन्होंने वहीं मुझे रोका और मुझे खूब मारा। अच्छा खासा मारा। मतलब ऐसा नहीं कहते थप्पड़ मारे, मतलब बाकायदा पीटे गए हम, जिसको कहते हैं थुड़ देना, वैसे मारे गए। मुझे शक हो गया उस लड़की पे कि उसी लड़की ने ही जो है शिकायत कर दी मेरी। अगले दिन मैंने उसको इशारे से बुलाया, हम लोग के कोने में एक मामू की दुकान हुआ करती थी, वहीं बुलाया। वहाँ मैंने उससे कहा कि तुमने ठीक नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं, तुमने ठीक नहीं किया। ये कह के मैं चला आया, वो मेरे पीछे पीछे तक आई। उसके बाद हमारी गली शुरू होती थी, तो यहां तक मैं मुड़ गया, तो यहां तक तो उसने मुझे आवाज लगाई, लेकिन अगर वो इधर भी मुड़ जाती और आवाज लगाती तो उसका घर भी उसी रो में था, लिहाजा वो वहीं रुक गई। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। अब मेरे घर के सामने एक पार्क था, पार्क के सामने एक और घर था, वो मेरे रिलेटिव का था, वहां एक किराएदार रहती थी, उसके पीछे पूरा मोहल्ला था। पर वो मोहल्ला बन के खुद मेरे
पर मुझ पर फिदा थी। एक दिन उसने मुझसे कह दिया, मैं आया, मैंने एक चिट पे उसका नाम लिखा, और वो जो लड़की जिसके रिश्तेदारों ने मुझे मारा था, मैं छत पे खड़ा हो गया, वो छत पे थी, आ गई, मैंने ऊपर से एक पर्ची फेंकी, वो नीचे उतरी, आई, पर्ची खोली, पर्ची में उस लड़की का नाम लिखा था जो सामने थी। क्या छोड़ के वो वहां गई होगी, क्या तोड़ के वो वहां गई होगी? वो रिजेक्शन जो मुझे मार खाने पे हो रहा था, उससे बड़ा रिजेक्शन मैं उसको देने की कोशिश कर रहा था। वो गई, उसने 10 महीने तक मुसलसल बेर के पत्ते खाए। क्यों? उसको किसी सहेली ने बता दिया था कि 7 दिन लगातार बेर के पत्ते खाओगे तो जिसको चाहते हो उससे शादी हो जाएगी। 16 सोमवार के व्रत जैसा। उसने 10 महीने वो खाए। हाँ। ठीक। फिर एक दिन मुझे पता लगा उसकी शादी है, तो खैर वो शादी हो गई। शादी के बहुत साल बाद, मतलब 20 साल के वक्फे के बाद हम मिले, तब उसने मुझे ये बात बताई। तब मैंने उससे रिग्रेट किया इस बात का कि चूंकि तुमने मुझे रिजेक्शन दिया था इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्शन दिया, बट दैट वाज अ प्रॉपर रिजेक्शन। ये नहीं कि एक लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप निकलेंगे और तेजाब डाल देंगे। ये नहीं कि आप किसी लड़की के चलना फिरना मुश्किल कर देंगे। ये नहीं कि आप उस लड़की का आज के दौर में वीडियो खींच लेंगे, आप उसका जब जिस वक्त वो आपके विश्वास में थी आप उसकी कुछ फोटोग्राफ्स खरीदेंगे, खींचेंगे, आप उसकी कुछ चैट लीक कर देंगे, आप उसको यूट्यूब पे डालने की धमकी देंगे। नहीं, अरे यार, एक लड़की है, नहीं पसंद कर रही है आपको, ऐसे केयर मोड़ो, उसको मन में रखो। नहीं मिल पाई, अब करियर भी तो नहीं मिल पाया। अब मैं कहूंगी मम्मी पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था, तो मां करती थी, तो क्या कहूं बाप ने रिजेक्ट कर दिया? बाप ने रिजेक्ट नहीं कर दिया, बाप ने एक उम्मीद पाली, उसकी उम्मीद मैंने रिजेक्ट कर दी। इस यहां पे आके जब इस उम्र में बैठते हैं ना तो आपको अलग पिक्चर दिखती है। रिजेक्शन को रिजेक्ट करने का यह तरीका है। लड़की आपके लिए बनी है, उसका अधिकार है कि वो हां कहे या ना कहे। बात है कि नो मीन्स नो। अगर वो नो नहीं कह रही और आपके हिस्से में नहीं है, बड़ा, चलिए मैं इस बात को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। एक टर्म है कि लड़की ना पटे तो क्या किया जाए। लड़की ना पटे तो क्या किया जाए? क्यों पटेगी लड़की? लड़की पटाना अपने आप में एक निगेटिव टर्म है, टॉक्सिसिटी छिपी है इसमें। इसी देश में कृष्ण भगवान पैदा होते हैं, गोपियों के साथ रास करते हैं। राधा जी का नाम पहले लेने से कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं, जबकि उनकी प्रेयसी है, वो पत्नी नहीं है। पर राधा का डिवोशन आप समझते हैं कृष्ण जी के प्रति। वही कृष्ण उठते हैं और रुक्मणी जी से विवाह कर लेते हैं। रुक्मणी जी का धैर्य आप समझते हैं कि अरे तुम वो जो गोपियों के साथ रास जाते थे, तुम वो हो जो राधा से इतना प्रेम करते हो, मीरा के पास आ जाइए। एक तरफा कृष्ण जी को मालूम है कि प्यार कर रही है, वहां से उठिए द्रौपदी के पास आइए, सखा, उनकी इज्जत लुटने से बचाई। देवकी के घर पैदा हुए वो मां है, पर मां का प्यार यशोदा को दे दिया जो दाय है। औरत के इतने सारे रूपों को समान प्रेम देने वाला व्यक्ति ही तो कृष्ण है। और जब वो कृष्ण औरतों में परिवर्तन, क्या कहते हैं, भेदभाव नहीं कर रहा है, उसको रिजेक्शन जैसा नहीं समझ में आ रहा है, किसको पटा रहा है? कहां पटा रहा है? अरे प्रेम है, एक दिन का क्यूपिड नहीं है ये कि आपने लेफ्ट या राइट स्वाइप करा और वो आ गई हो आपसे मिलने। वन नाइट स्टैंड का मामला नहीं है। यूं खड़े हो जाइए, आंख बंद करने से अगर भगवान मिल जाते हैं, तपस्या करने से भगवान मिल जाते हैं, तो शाहरुख खान का है मेटलिस्टिक, पर फिर भी बता दूं, अगर आप किसी को शिद्दत से चाहेंगे, मैं इस बात का खुद एक जीता जागता उदाहरण हूं, अगर आप किसी को शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात मिलके उसको आपसे मिलाएगी। हाँ, अब आती है बात कंसेंट की। तो कंसेंट परशुराम के उस धनुष का नाम है जो जनक ने सीता जी की कंसेंट के हिसाब से सामने रखा था कि जो दो तोड़ेगा इसको
वो सीता से ब्याह करेगा। राम आए, उन्होंने उसको तोड़ा। रावण को लगा कि यार मुझसे तो नो हो गया, रिजेक्शन हो गया मेरा तो रावण ने सतयुग में छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। क्या हासिल हुआ? विद्वान था, सब कुछ था, पर घमंडी था। तो छेड़छाड़ तब करोगे तो रावण बनोगे, आज करोगे और रिजेक्शन और नो का अपमान करोगे तो या तो पास को झेलोगे, या सजा पाओगे, या जेल जाओगे, या एनकाउंटर होगा, या हाफ एनकाउंटर होगा। इसलिए औरत का सम्मान करना सीखो। खुद ब खुद तुमको तुम्हारा प्रेम मिलेगा। हाँ, प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। उस प्रयास को करने का यह मतलब नहीं कि आप उसको स्कूल जाते समय परेशान करें, उसके घर के चक्कर लगाएं। उस प्रयास का मतलब है उसको आपके औरे से पता लग जाए कि इसमें कुछ है, कुछ बनो तो यार, कुछ औरा दिखाओ तो। औरा निकलता है आपके अंदर से। जैसे भगवान के पीछे हमेशा एक सूर्य चमकते हैं ना, वो सूर्य नहीं है, वो औरा है भगवान का। तो आपके पास भी एक औरा है, औरा पैदा तो करिए। क्यों नहीं आकर्षित हो रहा है कोई आपकी तरफ? अरे पक्षियों को भी आकर्षित करना होता तो वो अपने पंख फैला देते हैं। क्या बात, आप अपने पंख फैला के औरा पैदा करिए, खुद ब खुद मिल जाएगा। क्या लड़की क्या लड़का, बात तो प्रेम की है। प्रेम वो करे चाहे आप करिए। क्या बात है। आपने वो सीता के स्वयंवर की बात करी, मुझे द्रौपदी का स्वयंवर याद आया, जिसने द्रौपदी ने कर्ण को मना कर दिया था, जबकि कर्ण में वो काबिलियत थी। और खैर फिर भी ये बताइए कि जो ये स्वयंवर वाला कॉन्सेप्ट है, जब आदमी को कंप्लीट बनना, जो आपने कहा ना कि एक ऑरा पैदा करिए, क्या चीज़ें हैं जो एक आदमी को कंप्लीट बनाती हैं? आदमी को मर्यादा कंप्लीट बनाती है। फिर वही बात है कि एक आदमी किसी से लेता क्या है। बात अच्छी हो तो एसी की कमी प्रॉब्लम नहीं दी। बात बेकार चल रही हो तो 7 टन का एसी लगा लीजिए, कोई मजा नहीं आएगा। आपको अपने अंदर एक, अगर आपको, चलिए आज के दौर की बात कर लेते हैं, 21वीं सदी की बात कर लेते हैं। शाहरुख खान चलते हैं, अगर कोई महिला है तो उसको सबसे पहले वो आगे कर देते हैं। बिल्कुल। कोई महिला जा रही है जिसका पल्ला लथर रहा है, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई और एक्टर हो, चाहे छोटा सा, उसका पल्ला नीचे से उठा देता है, प्यार से बात करता है। अधिकार से बात नहीं करना है, अधिकार से बात नहीं। अरे उसी ने पैदा किया है आपको। अरे उसका रूप बदल गया यार, अब उसको प्रेमी या पत्नी मान रहे हैं, रूप बदल गया है तो मां, किसी भी औरत में मां है ना। आपको उससे बात प्यार से करनी है। आप प्रेजेंटेबल हो, आदमियों की तरह बात मत करो, क्या यार तू, नहीं, लड़की इस तरीके से बात करने के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। वो इस दुनिया का, इस कायनात का सबसे खूबसूरत तोहफा है, भगवान का दिया हुआ। अभी महीने में 4 से 5 दिन आप रिसने लगे, आपका शरीर रिसने लगे, झेल पाएंगे? वो औरत कम से कम मेनोपाज आने तक हर महीने 5-7 दिन रिश्ती है, झेल नहीं सकते साहब आप। उसके लिए नियम बना है कि वो चौके में नहीं जाएगी, उसके लिए नियम है कि वो पूजा नहीं करेगी। जरा सोचिए वो उसको क्यों पीरियड्स हो रहे हैं? इस दुनिया को बढ़ाने के लिए पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है? तो उस औरत से बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। आप जिस दिन इस चीज को समझ लेंगे, जिस दिन सीता, द्रौपदी, देवकी, यशोदा, रुक्मणी, राधा, गोपी, राबिया बसर, या जो भी आप बेहतर समझ सकते हो, चाहे वो सफेद कपड़े पहनती, मैं नाम भूल गया उनका, जिनके केंद्र चलते हैं, ब्रह्म कुमारीज हो, दादी, नानी, मामी, ये सारे रिश्ते हैं। जिस दिन आप इनको खुद से एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के लिए किताब जरूरी नहीं है, आप अपने सामने सामने पढ़ सकते हैं, बहन को, बेटी को, सबको। आपके अंदर खुद वो औरा आ जाएगा, वो औरा अपने आप प्रस्फुटित, कहते नहीं, इसकी आंखें बोलती हैं। ये जिस महफिल में आ जाता है, मजा आ जाता है। कभी कभी नहीं, कुछ लोग मिल जाते हैं, आपको लगता है यार ये क्यों आ गए, एनर्जी,
वो एनर्जी आपके अंदर खुद पैदा हो जाएगी। और यही करना है आपको। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि रोज सवेरे 1 गिलास गर्म पानी पीना ताकि पेट साफ हो। तो आप इसकी 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आई हैव टू बी ए ह्यूमन बींग, नॉट लाइक अ मैन। हमें आदमी बन के बर्ताव नहीं करना है, हमें ह्यूमन बींग। जैसे आप ह्यूमन बींग हो जाते हैं, जेंडर बेकार हो जाता है। बहुत बढ़िया बात। तो जैसे अभी आपने एनर्जी की बात करी कि एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है हर शख्स का। अभी थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। हम जब दुनिया में जाते हैं ना, जो दुनियादारी वाली दुनिया होती है, उसमें कई लोग मिलते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ख़राब होती है। कई लोग, जैसे आपने बताया कि आपका जो नाम था उसकी वजह से आपके आर्टिकल नहीं छपते थे। जब जैसे ही आपने नाम अपना मनोज राजन करा, आर्टिकल छपने लगे। कई लोग पहनावे से आपको जज करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं लोग, और ऑफिस में बहुत बेवजह इन्हीं पूर्वाग्रहों की वजह से कोई आपको दबाने की कोशिश करता है। तो जब सामने से नेगेटिव एनर्जी आ रही हो तब क्या करना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में? जी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि ऑफिस में आपके पॉलिटिक्स चल रही है जी। तो सबसे पहली बात कि आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहना बंद ना करें। अच्छा। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहें। अपने बॉस से जो आपका कम्युनिकेशन है वो कॉम्प्लिसेंसी में नहीं जाना चाहिए, और मतलब उस बॉस से अपना कम्युनिकेशन खत्म ना करें। पॉलिटिक्स की वजह से अपने काम को प्रभावित ना होने दें। जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं, अगर वो संस्थान एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के प्रति, अगर वो संस्थान एक बैनर है तो उस बैनर के प्रति कभी अपना रोष जाहिर न करें कि यह संस्थान बड़ा बेकार है, फालतू है। चौथे पे आइए कि आप अगर किसी भी तरीके का कोई नशा करते हैं तो फिल वक्त उस नशे को बंद कर दीजिए। वो नशा, सूखा गीला कैसा भी हो, वो नशा जो आपके अंदर से आपका बॉडी डबल निकालता हो। अच्छा। बॉडी डबल जैसे ही निकलेगा तो जिस ओरिजिनल बॉडी के साथ जो पॉलिटिक्स चल रही है वो और प्रगाढ़ करेगा। कौन? आपका जो दूसरा बॉडी डबल है, जो आपका इनर निकल के सामने आया। ठीक, ये फिलहाल 5 काम बिल्कुल ना करें। वजह यह है कि अगर पॉलिटिक्स आपके खिलाफ चल रही है और आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है तो आप बेवकूफ हैं। आपका अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए। उस पॉलिटिक्स को सिर्फ काम से नहीं मारा जा सकता, उस पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से ही मारा जा सकता है। मसलन कौरवों की कोई पॉलिटिक्स होगी तो उधर सबसे बड़ा पॉलिटिशियन आ गया, उसने ऐसी पॉलिटिक्स समझा दी कि ये 100 थे चले गए और ये 5 थे जीत गए। धैर्य करना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में 3 क्रिकेटर्स को अलग अलग फिलॉसफी में मानता हूं। नंबर 1, इसको समझिएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ग्रेग चैपल इंडियन टीम के कोच बने। मोस्ट नेगेटिव पर्सन, अब तो ऐसी कुछ थ्योरीज भी निकल के आ गई, कुछ जांचें भी ऐसी हैं जिसमें यह था कि ग्रेग चैपल इंडियन टीम को खत्म करना चाहते थे, स्पाई की तरह। उस वक्त उस टीम का कैप्टन, उसका नाम था सौरव गांगुली। वो उसको खत्म कर देना चाहता था, मट्टी में मिला देना चाहता था। वो आदमी एक ईंट रख के प्रैक्टिस करने लगा, रन ही नहीं बना पा रहा था उस पॉलिटिक्स में। वो तो काम प्रभावित हो रहा था उसका। लेकिन धीमे धीमे ग्रेग चैपल को झेलते हुए उस व्यक्ति ने एक टेस्ट में 100 मार दिया। एक समय आया जब ग्रेग चैपल चला गया और सौरव गांगुली इस देश के सफलतम कप्तानों में बरकरार रहे। एक उदाहरण सौरव गांगुली। दोबारा अब बुरा वक्त आपका ऑफिस में चल रहा है, एक से एक बॉलर आपको बॉलिंग कर रहे हैं, 6 लगा के रखी स्लिप। उस वक्त आपको राहुल द्रविड़ हो जाना है। ठक डिफेंड, ठक ठक। आपकी ठक ठक से सामने वाला
परेशान हो जाएगा। इसने ऐसी शील्ड बना रखी है, इसको कोई भी गेंद फेंको, ये न चौका मार रहा है, ना छक्का मार रहा है, ना स्निक दे रहा है, ना लॉफ्ट कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। कैसे करें? चुपचाप समय निकाल दीजिए वो वाला। आपका भी समय आएगा, क्योंकि लोग जो वॉच कर रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि यार ये बंदा भी चुपचाप खेल रहा है। तीसरा, सचिन तेंदुलकर। अरे इनकी तो स्लिप डिस्क हो गई, इनकी तो रीढ़ में प्रॉब्लम हो गई, अब ये खत्म हो गए। आपने कभी देखा कि सचिन तेंदुलकर ने कभी कोई बयान दिया हो? नहीं। कैसे देता था बयान वो? सचिन का हमेशा यही होता था कि वो अपने बल्ले से जवाब देता था। बड़ी फेमस लाइन है, अपने बल्ले से जवाब देता है। तो चुपचाप L4 L5 को झेलते रहिए, झेलते रहिए, झेलते रहिए, और जब वक्त आए मारने का ना, तो सेंचुरी मत मारिए, सेंचुरी की सेंचुरी मार दीजिए। वही एक तरीका है प्रोफेशनली अपने आप को साबित करने का। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहिए। बॉस से कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वर्क जो आप कर रहे हैं, वो अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 2 घंटे बढ़ा दीजिए, लेकिन वर्क का प्रेजेंटेशन हमेशा सामने होना चाहिए। आज बॉस ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, बात अपनी जाके रख दीजिए पट से। ये हो रहा है। लोग आपके गए, भैया गौरव आते हैं ना, यार गौरव तुम्हारे बारे में हमेशा बताता है यार कि तुम, अरे गौरव उनके बारे में मत कीजिए, ही सो मच टैलेंटेड। और अगर उनको कहीं कोई कमी नजर आ रही है, तो मैं उस आदमी को ऐसा मानता हूं कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर से नापता है वो आदमी काम को। तो सर, मुझ में ही कहीं कोई गड़बड़ी होगी, मैं उसको ठीक करता हूं। जैसे ही आपने, एक्चुअली ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। आप अगर गौरव की बुराई कर देते तो आप वही सफेद भेड़ है जो भीड़ में चली जा रही, एक चली जा रही है, एक उसके पीछे चली जा रही। आप फौरन एक एंटी पॉलिटिक्स वाला लाए कि आपने उस आदमी की तारीफ करना शुरू कर दी। और सर, मैं माफी के साथ एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जब 10 हरामी इकट्ठा हो आपके खिलाफ, जब 10 बदतमीज आदमी आपके खिलाफ खड़े हो, आप चुपचाप उनकी उन नजरों से अपने काम के जरिए अपने आप को हटाना शुरू करिए। जैसे ही आप हटेंगे, वो 10 9 मिलके फिर किसी एक को निशाना बनाएंगे। जब वो किनारे हो जाएगा तो वो 8 किसी एक को निशाना बनाएंगे, क्योंकि उनकी फितरत है, वो यही करके अपनी नौकरी चलाते हैं। आपको अपनी नौकरी इस तरीके से चलानी है, चाहे वो गंगोली का कमबैक हो, चाहे राहुल द्रविड़ का वक्त गुजारने का तरीका हो, या सचिन तेंदुलकर का अपने काम से या बल्ले से जवाब देने का तरीका हो। ये है सफल होने का तरीका, पॉलिटिक्स से निपटाने का तरीका। ये जो प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें आपने जैसे कहा कि पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है। इज़ इट अ नेसेसरी इविल? आप ये मानते हैं कि ज़रूरी है हमें करना? और इसमें जब हम इतना दिमाग, इतनी एनर्जी हम अपने काम में लगा रहे हैं और इन चीज़ों में लगा रहे हैं, तो आजकल जैसे एक बात होती है, जैसे एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने कहा कि हमें वर्क वीक बढ़ाना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है। वो वर्क लाइफ बैलेंस, इस माहौल में वो वर्क लाइफ बैलेंस और हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे मेंटेन करें जाए? वर्क लाइफ बैलेंस, अगर वो बंदा सिर्फ इसलिए कह रहा है कि काम ज्यादा होना है, तो बेवकूफ है। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि वर्क क्वालिटी को इनहांस करना है, उसके आवर्स बढ़ाने हैं, तो वो समझदार बंदा है। तो अगर किसी आदमी से आप राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम लेंगे, तो क्वालिटी तो साफ डेंट मारेगी। तो क्वालिटी के आवर्स बढ़ने चाहिए कि क्वालिटी वर्क कैसे लेंगे। उसके लिए आपको 3 पैनल बनाने, 8-8 घंटे के 3 पैनल है। ये 8 घंटे आएगा, जहां पे देगा वो क्यू देगा उसको, इस क्यू से दूसरा आदमी पकड़ेगा, वहां से क्वालिटी वर्क कहीं प्रभावित नहीं होगा, उसमें कहीं ग्लिच नहीं आना चाहिए। वो अपने आप को मेंटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका। एक बात बहुत आपको साफ बता दूं, जैसे एक आदमी, मैं उदाहरण देता हूं, मेरे 2 बड़े भाई जैसे थे, जर्नलिस्ट थे, अनूप वाजपेयी, राजेश द्विवेदी जी। ये दोनों लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे और अचानक एक एक्सीडेंट हो गया, दोनों गिर गए। हम लोग उनको लौट के दौड़ के यहाँ ले गए। डॉक्टर प्रसाद एक बड़े अच्छे ऑर्थोपेडिक्शन, उनके पास ले गए। तो जब वो अनूप वाजपेयी के हाथ की हड्डी को सेट कर रहे थे, तो अनूप वाजपेयी जो वसीम अकरम लगते थे, जो लगता था कि बिल्कुल मर्द को दर्द नहीं होता है, ऐसी उनकी फिगर थी, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और राजेश द्विवेदी, जिनको ज्यादा हड्डी टूटी थी, वो बिल्कुल चुपचाप थे।
मैन टू मैन डिफर भी करता है। देखिए, बुद्धि 250 ग्राम या 350 ग्राम की सबके पास होती है, विवेक किसके पास है ये ज़्यादा ज़रूरी है। बुद्धि और विवेक, बुद्धि और विवेक का यही फर्क है। आपकी बुद्धि तय करती है, आपका विवेक तय करता है एक्चुअली कि आपको एक्ट कैसे करना है। तो ये एक इंडिविजुअल क्वालिटी है। वो इंडिविजुअल क्वालिटी ही जानती है कि टैकल कैसे करना है। अगर घर में सबसे बड़े मुखिया की जो घर चला रहा हो, अगर वो नहीं रहे एकदम से, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए, तो कुछ लोगों के लिए पहाड़ टूट पड़ता है। और एक बंदा होता है जो अचानक छोटे बच्चे से बड़ा हो जाता है, हाँ, मुखिया हो जाता है। वो सबका हाथ रहने दो, अब चुप हो जाओ, परेशान मत हो, हम है ना। अचानक वो जिम्मेदारी ओन करता है आके। ये मैन टू मैन इंडिविजुअल क्वालिटी है। तो मैं किस समय कैसे एक्ट करूंगा, आप किस समय कैसा एक्ट करेंगे, ये अपने अपने एक्ट पर निर्भर करता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उस तरीके से ही ये सारी चीजें मैन टू मैन डिफर करती हैं। कोई आदमी शराब पिएगा, रोने लगता है। कोई आदमी शराब पीता है, वायलेंट हो जाता है। और कोई आदमी बहुत संजीदा हो जाता है, बड़ा क्लास बोलना शुरू कर देता है। आपको लगता है? जी। आखिर जा तो अल्कोहल एक ही शरीर में रही है, बायोलॉजी वही है, बायोलॉजी वही है उसकी। वो कैसे इस चीज को कर पा रहा है? तो ये मैन टू मैन डिफर करता है। किसकी फिजियोलॉजी कैसी है, किसकी बायोलॉजी कैसी है, किसकी मेटलर्जी कैसी है चीज़ों को टैकल करने की, यहीं से तय होता है। और इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें तय होती है। और वही आदमी आगे चल के चाहे वर्क आवर बढ़ा दिए जाए, चाहे क्वालिटी आवर्स बढ़ा दिए जाए, या कोई भी ना से शुरुआत होती ना, ये करना है, अरे नहीं, ये करना है, अरे नहीं, सुबेरे उठना है, अरे नहीं, रात में जगना है, अरे नहीं। हर काम की शुरुआत पूरी कायनात में ना से ही होती है। पर गौर करिए कि दुनिया हाँ से ही चल रही है। क्या आप अगर हाँ बोल देते हैं किसी काम को, तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि अगर आपने एक आदमी की बात हाँ में मान ली, काम अपने तरीके से किया और उसके सामने प्रेजेंट कर दिया, तो आपकी भी ग्रोथ होगी, कंपनी की भी ग्रोथ होगी, और उस जिद्दी आदमी की भी ग्रोथ होगी जो कह रहा है कि वर्क आवर पर बात होनी चाहिए। ये जो आपने नहीं वाली बात करी, तो एकदम से एक बैंक याद आ गया, जहाँ पे हम जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी काम नहीं होगा, अभी लंच आवर चल रहा है। और वर्क लाइफ बैलेंस पे भी बात कर रहे थे। तो आम तौर पे जो युवा होता है, जब वो अपने करियर के बारे में डिसाइड कर रहा होता है, उसका एक लॉजिक ये होता है कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत आराम हो जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाएगा। आपने जो है सरकारी दफ्तरों को देखा है, लेकिन काम आपने प्राइवेट किया है। तो ये प्राइवेट और सरकारी, और जो सरकारी के पीछे, जैसे आपने विवेक की बात करी, तो एक भेड़चाल लगी हुई है सरकारी नौकरी के पीछे। इसका कोई सल्यूशन आप देखते हैं? भेड़चाल नहीं है ये जी। हाँ, मतलब भेड़चाल कह सकते हैं इसको, मिथ है ये। अच्छा। लोगों में एक मिथ है और एक ट्रेंड बन गया है कि सरकारी इज असिक्योर, सिक्योर नौकरी है। मुझे लगता है सरकारी नौकरी आपको कॉम्प्लिसेंट बनाती है। अच्छा। सरकारी नौकरी मिल गई, जाएगी तो कभी नहीं, तनख्वाह बराबर आ रही है, ठीक है। सरकारी नौकरी आपको आगे कुछ करने नहीं देती है, क्योंकि आप 10 से 5 के बीच की टाइमिंग में सिर्फ आप रहते हैं, और आप अपनी जिंदगी का काफी कुछ उस सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए कर चुके थे। या मसलन पढ़ाई हो, मेहनत हो, दिन रात का जागना हो, फिर आप एक कुकून कहें या क्या कहें कि रुई के फाहे में रह रहे होते हैं आप। अब आते हैं प्राइवेट पे। प्राइवेट नौकरी शुरुआत ही चैलेंज से होनी है। यानी वही बात है कि अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, एक सरल रास्ता है, एक कठिन रास्ता है। आपको 10 स्टेज पार करके जाना है, तो उस 10 स्टेज को पार करने के लिए आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि रिमोट आपके अंगूठों में नहीं, आपके दिमाग में चल रहा है। आप उसको पार करते हुए चले जाते हैं और आखिरी में झंडा आता है और लोगी मारियो जो है वो जीत जाता है ना। हाँ। अब आते हैं सरकारी नौकरी को। फिर एक बार आ रहा हूं, इधर जंप करके आ रहा हूं। सरकारी नौकरी से निकले हुए लोग आपको बता रहा हूं कौन है। जैसे कलाम साहब हो गए जी, सरकारी नौकरी तो करते थे जी बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर
प्राइवेट नौकरी या कुछ और करने का एक जज्बा था, वो कॉम्प्लिसेंट नहीं थे, हंगर थी, हंगर थी उनके अंदर, इसलिए वो देश के राष्ट्रपति मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक से नौकरी करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। और मनमोहन सिंह का यह विश्वास था कि 2009 की सरकार नहीं गिरी, जबकि सरकार कब गिर जानी चाहिए थी? पिछली बार, मतलब यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 नहीं आनी थी, लेकिन यूपीए 2 केवल मनमोहन सिंह के विश्वास पर टिकी रही, लोगों ने वोट कर दिया जाए न्यूक्लियर डील की वजह न्यूक्लियर डील की वजह से। क्या यार, ये बड़ा काम कर दिया ये सर। सुरेंद्र मोहन पाठक जी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में काम करते थे। अच्छा, उनको जब ट्रेन मिलती थी जाने के लिए दूसरी जगहों पे दौरों के लिए, तो उनको मेल का टिकट मिलता था, पर वो पैसेंजर का टिकट लेते थे। जानते हैं क्यों? इसलिए लेते थे कि पैसेंजर ट्रेन में उन्हें पढ़ने का प्लस लिखने का ज्यादा टाइम मिलता था, मेल जल्दी पहुंचा देती थी। तो जिसके अंदर जज्बा है कुछ करने का, वो सरकारी नौकरी से कम निकलते हैं। सरकारी नौकरी की मानसिकता एक अलग चीज है, समझ रहे मेरी जी, बात? जी। मैं केवल नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी नौकरी की मानसिकता पूरी सोसाइटी की है ना। लड़का देना है सरकारी नौकर, लड़की देनी है सरकारी नौकर हो जाए, बेटा सरकारी हो जाए। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आने वाले समय में कहां बचने वाली है सरकारी नौकरी? तो सरकारी नौकरी में आपकी स्किल एक जगह आके थम जाती है। गावस्कर का किड बैग, सारेगामा का गायक, सब रुक जाता है ना आके। लेकिन प्राइवेट वाला एक सर्टेन तनख्वाह से बाहर निकल के कुछ और सोचना शुरू करता है। अब प्राइवेट में आ जाइए, आनंद महिंद्रा, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, सचिन पूरी 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 इंडियन क्रिकेट टीम, पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ये जितने लोग हैं सब प्राइवेट, सब प्राइवेट है। सब प्राइवेट होके, प्राइवेट में जब आप बैठे हुए हैं, वो नौकरी करना ना करना आपके वश पे है। जिस दिन आप सरकारी नौकरी छोड़ने की स्थिति में आते हैं, उस वक्त आपको लगता है कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, इसके बाद ये नौकरी मेरे पास नहीं रहेगी। नौकरी नहीं है, गारंटी है, बीमा है मेरा, ये मेरी सिक्योरिटी है ताजिंदगी की। जैसे कहते नहीं है कि अगर कोई ब्याहा है तो बच्चों और बीवी की भी जिम्मेदारी है, और अगर कोई अनब्याह मतलब अविवाहित है तो उसके पास चारों तरफ शॉट मारने के लिए वीरेंद्र सहवाग है वो। यही फर्क है सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में। तो सरकारी नौकरी बांधती है आपको, कॉम्प्लिसेंट करती है। मौके तलाशने हैं तो स्पेक्ट्रम पूरा खुला है, लेकिन आदमी खोल नहीं पाता है। ये उसका एक सिंड्रोम है, आप ऐसे समझ लीजिए। और प्राइवेट नौकरी में जब छोड़नी हो यहां नहीं करेंगे, 2 साल जाके फिल्मों में हाथ आजमाएंगे, नहीं काम बनेगा तो फिल्मों में कहां जा रहे हैं? प्राइवेट जा रहे हैं। नहीं बनेगा दूसरी प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। तो प्राइवेट नौकरी का स्पेक्ट्रम ज्यादा है, 360 घुमाती है वो आप। अच्छा, तो आपका दिमाग खुल जाता है उससे। ये फर्क है। और फिर वही बात, ये मेंटू, जैसे मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी है, कुछ लोग होता है उनको सरकारी नौकरी ही करनी है। ऐसे ब्यूरोक्रेट समझ लिए, देश की सबसे कठिन पढ़ाई है, देश की सबसे कठिन पढ़ाई है। कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको आप जानते हैं? उनमें मैंने आपको मनमोहन सिंह गिना दिए, जयशंकर को गिन लीजिए, और कुछ लोग हैं ऐसे गिनने वाले। कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो क्या हो गए, कहां चले गए, पता ही नहीं चला। जितनी सरकारें चला रही हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, आगे जो भी आएंगे, प्राइवेट जॉब ही तो कर रहे हैं। अच्छा, ये प्राइवेट जॉब है? प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट ही जॉब तो है। इन्होंने कोई सरकारी नौकरी तो नहीं पकड़ी ना, इन्होंने रिस्क लिया है जिंदगी में। हाँ, मतलब एक पार्टी से चुनाव लड़के आए हैं, रिस्क लिया है, रिस्क लिया है। वो चीज आपको बनाती अलग है थोड़ा सा, इस चीज को देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक काम करना पड़ता है, कर्म आपका डेबिट है, किस्मत आपकी क्रेडिट है। तो कर्म आपको करते रहना पड़ेगा। जहां किस्मत टकराई आपसे आके, मतलब किस्मत और कर्म जिस एक जगह पे मिलते हैं आके, वहां हस्ती पैदा होती है। क्या बात है, वहां पे वो हस्ती पैदा हो जाएगी। नरेंद्र मोदी को ले लिए, कितने समय तक कुछ नहीं थे, हो गए तो पूरे विश्व में नाम है उनका। अरविंद केजरीवाल सरकारी नौकरी कर रहा था, और कितने मतलब देश की सबसे कठिन पढ़ाई पढ़ी, उसने वो नौकरी छोड़ी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा यार मुझे कुछ करना है। उस आदमी ने एक पार्टी बनाई, देश में पॉलिटिकल वैक्यूम था, उस वैक्यूम को उसने तोड़ा और उसने कहा नहीं,
ये पॉलिटिशियन का ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, आम आदमी की पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। उसने पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन सिस्टम में आके फेल हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? ये फर्क है सरकारी और प्राइवेट में। तो जैसे आपने सुरेंद्र मोहन पाठक का एक एग्जाम्पल दिया कि वो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन ट्रेन में बैठ के वो पढ़ते रहते थे, और हमने वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात करी। तो अगर आपके अंदर हंगर है और आप किसी ऐसी जॉब में है जो आपकी वो हंगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है, उस हंगर को पूरा करने के लिए हमें क्या हैबिट्स अपनानी चाहिए और क्या हॉबीज़ अपनानी चाहिए और उनको कैसे परस्यू करना चाहिए? देखिए, हंगर का कोई आमाशय नहीं है। लीवर जूस नहीं मांगता है। बाइल जो है वो अपने अम्ल निकालने के लिए टाइम नहीं बांधते हैं। भूख तो खुद से लगती है। तो ये हंगर पैदा करने का कोई मतलब, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं यार गाना कैसे गाया जाए, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि गाना तो पहली बात तो नैसर्गिक हो। जैसे धावक अगर आपको बनना है तो कम से कम आप यूं ही दौड़ लेते हो, फिर उसके बाद आप धावक बनेंगे। हंगर कुछ करियर की बात कर रहे हैं ना, कुछ हंगर आपके अंदर से आपको तय कराएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, वो हंगर अंदर से आती है। उसका कोई न्यूटन या किसी आइंस्टीन ने उसका कोई फार्मूला नहीं निकाला है कि आप ये फार्मूला ऐसा अपना लेंगे तो हंगर आ जाएगी। आपको खुद मालूम है आपको क्या करना है। जिस काम में आपको मजा, जैसे मगरमच्छ है, उसको मजा आ रहा है कि मुंह खोल के पड़ा है। एनाकोंडा है, उसको मजा आ रहा है कि वो खा के पड़ा है। लेकिन बंदरवा जो है, बंदर जो है, वो दिन भर कूदेगा, दिन भर कूदेगा, दिन भर कूदेगा। उसकी कला है, उसका हंगर है। हर आदमी का, हर बॉडी का एक अलग हंगर है। वो आपको ये बताएगा कि साहब आपको ये चीज अच्छी लग रही है। वही जैसे कुछ लोग अपने मन से तय कर लेते हैं कि जैसे मेरा आकर्षण भगवान शिव के प्रति है। हालांकि मुझसे कहा गया कि हनुमान जी की पूजा करो, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली मुझसे कहा गया कि हनुमान जी की पूजा करो। तो मैंने कहा मेरे तो बचपन से शंकर जी से है। तो बोले हाँ, इस समय आपको ब्रांच ऑफिस की पूजा करनी है। अब आपको हेड ऑफिस नहीं जाना है, इस समय आपको आना है और ब्रांच ऑफिस में ही इस समय आपका सब खाता था यही चलेगा। तो ये अपने आप समझ में आता है कि हमें करना क्या, लिखना है, खेलना है, गाना है, बोलना है। हम ओरेटर हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, हम पॉलिटिशियन बन सकते हैं। हम कुछ नहीं है, पर घर के फैसले लेने में हम माहिर हैं। खानदान जब बैठता है तो हमको अगुवा करता है कि दादा बताइए कि का फैसला हुई। वो दादा जो जीवन भर गांव के बरगद के नीचे, नीम के नीचे बैठे रहे और यही कहते रहे कि हमने दुनिया देखी है। निकले गांव से बाहर नहीं है, लेकिन हमने दुनिया देखी है। लेकिन दादा का फैसला, ये उनकी बुद्धिमत्ता है। बीरबल अकबर एक शासक थे, लेकिन बीरबल का एक अलग रोल था। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो हर आदमी का एक हंगर अंदर से बताता है कि उसको क्या बनना है। वो हंसाएगा, वही एक्टर है जो आपको रुलाएगा। वही चीज है जो चौवा मार देगी तो आप प्रसन्न हो जाएंगे और सेंचुरी मार देगी तो आप रोने लगेंगे, भगवान बना लेंगे क्रिकेट किसी का। तो हंगर अपने अंदर से आएगा। आपकी आत्मा, आपका सोल बताएगा कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना। अच्छा, क्या नहीं करना है? नहीं तो वो कुछ नहीं करना है जिससे वो आपकी हंगर, मतलब आपको किसी डाइट प्लान पे नहीं जाना है, ठीक है, वरना आपका हंगर खत्म। आप चाहते हैं कि हमें ये बनना है, अचानक आपने डाइटिंग शुरू कर दी कि हमें ये नहीं करना है। हम जिम नहीं जाएंगे लेकिन हमें बनना बॉडी बिल्डर है, तो कैसे बनेंगे? आप नहीं बन पाएंगे ना। आपको सबसे पहले कार का व्हील बनना है, दौड़ना है सड़क पे।
जिंदगी का स्टीयरिंग भगवान के हवाले छोड़ दीजिए। दौड़ते रहिए, स्पीड ब्रेकर झेलिए, खटारा सड़कें झेलिए, ट्रैफिक झेलिए, सब झेलिए, घिसते रहिए। एक दिन आएगा जिस दिन आप ड्राइविंग सीट पे होंगे, गाड़ी आप जिधर चाहेंगे उधर मोड़ सकेंगे और एसी का मजा खुद ले रहे होंगे, चाहे 24 पे चलाइए चाहे 22 पे चलाइए। अगर यूं कहा जाए इस तरीके से इस बात को कि करियर में सफल होने के लिए या सफल होने के लिए, करियर कहेगा, सफल होने के लिए आप कौन सी 3 चीजें ना करें, मसलन मान लीजिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले अपने मोहल्ले को, अपने रिश्तेदारों को, और जब आपने सोचा कि अब हमको कुछ करना है उस वक्त तक के दोस्तों को आर्काइवल फोल्डर में डाल देना चाहिए। अच्छा, एक काम तो ये करना पड़ेगा। दोस्तों को भी आर्काइवल फोल्डर में डालना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको तत्काल कोई नशा बंद करना है। वजह, जैसे ही आप मसलन मान लीजिए कि आप शराब पीते हैं, मैं एक 60 ml डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शराब के नशे की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही आप शराब पीना शुरू करते हैं तो 7 बजे के बाद के आसपास आपकी बॉडी क्लॉक आपसे शराब मांगती है। आप शराब पीते हैं, कम से कम 10, साढ़े 10, 11 तक पिएंगे। उसके बाद आपको नशा आएगा। नशा आने के बाद सवेरे आप उठेंगे, उठते उठते आपको 10 बजेगा। आपने अपने आप अपने दिन का स्पैन कम कर दिया। कब करेंगे? तो वही बात है, जैसे ही आपने शराब पी, बॉडी डबल बाहर। अब 24 घंटे को 2 लोग खा रहे हैं, एक आप खा रहे हैं और एक आपका बॉडी डबल खा रहा है जो नशे की वजह से पैदा हुआ। तीसरी बात, समय को चिंगम की तरह चबाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस वक्त आप उस चिंगम को थूकेंगे उस समय आपका वक्त जमीन पे पड़ा होगा। क्या बात है। और कहीं भी चिपक के चला जाएगा, चाहे वो बालों में पड़ जाए, कहीं चला जाए। इसलिए कम से कम ये 3 काम बिल्कुल मत करिए। एक सवाल का जवाब आपको दे दूं कि आर्काइवर फोल्डर में मोहल्ले, रिश्तेदारी और दोस्तों को क्यों डालना है। जिस वक्त आप कोई करियर शुरू करना चाह रहे हैं, वो मोहल्ला जहां आप पैदा हुए हैं, उन्होंने आपको बढ़ते देखा है, उनकी एक अलग सराउंडिंग्स है। अब आप उनके सामने बड़े हो रहे हैं, उनको लग रहा है ये कहां जा रहा है। तो एक मोह माया का सबसे पहला चरण मोहल्ला है आपका, वहां के दोस्त हैं। मोहल्ले के दोस्तों की बात कर रहा हूं, जो दोस्त है वो अलग है। रिश्तेदारी, अरे कहां इनका गायक बनैया हो, अरे ये क्रिकेटर खेल रही है, हाई स्कूल में 80% लाए हैं, केवल 90, 95% लाई है बिट्टन की बेटी। आप उस चक्र में फंस गए। मेरी बात समझ रहे हैं? उन रिश्तेदारों को किनारे करिए। हाँ, जिस दिन आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो उस फोल्डर को ऑन करिए। भगवान ने आपको जिस लायक बनाया हो उस फोल्डर के एक आदमी से जुड़े हमेशा रहिए। उसके खुशी में खड़े हो ना खड़े हो, उसके गम में जरूर खड़े हो, लेकिन उस वक्त तक वो आर्काइवल फोल्डर में रहेंगे। ये मोहल्ला आपकी टांग घसीटेगा, ये रिश्तेदारी आपकी टांग घसीटेगी। ये उस वक्त के दोस्त जो उस वक्त के दोस्त बने हैं, वो नहीं जानते हैं आप कहां जाना चाहते हैं। जब आप चले जाएं, जैसे ही आप जाएंगे तो आपको अपने करियर का मोहल्ला मिलेगा। सोसाइटी चेंज हो जाती है, दोस्त दूसरे बन जाते हैं। वहां पे अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर्स के साथ ही आपका उठना बैठना हो रहा होगा, तो वहां का ज्ञान मिलना शुरू हो गया। अगर आप ज्योतिष बनना चाहते हैं तो ज्योतिषियों के बीच में आप घूमना शुरू करते हैं, तो आपका ज्ञान कभी पूरा नहीं होना है। ज्ञान वो बरगद है जिसमें 100 साल बाद भी लोग पिंग मिला के झूला झूलते हैं, वहीं पड़ेगा झूला वो। तो वहीं पे आप बने रहिए, अपना नया सर्किल बनाइए, सब कुछ करिए। जिस दिन कुछ बन जाइए, बेसिक रूट पे आ जाइए, क्योंकि जब भी सिस्टम रिबूट होगा हमेशा बेसिक पे आएगा। वो फोल्डर आर्काइवल है, मैंने उसको रिसाइकिल बिन में नहीं कहा है डालने के लिए, आप आर्काइवल में डाल दिए। ये क्लियर काम करना जरूर है। आपने सफलता की बात करी, एक परिभाषा क्या है सफलता की, कि कब आपको लगता है कि हाँ हम, जब आपने कहा ना कि जिस दिन आप कुछ बन जाए, वो क्या चीज़ होती है जब आप डिसाइड करते हो कि हाँ आज हम बन गए। कई लोगों का देखा जाता है कि मतलब 90 साल की उम्र तक काम कर रहे हैं,
वही काम कर रहे हैं, फिल्म मेकर्स कई होते हैं, उनकी वो हंगर कभी ख़त्म नहीं होती है, उनको नहीं, शायद नहीं लगता है कि वो सफल हो गए। तो मेजर क्या है सफलता का या कुछ बन जाने का? बॉम्बे की लोकल में चढ़िए, शहर की मेट्रो पे चढ़िए, ऑटो में बैठिए, टेम्पो में बैठिए, वो जो भीड़ है तब तक आप कुछ नहीं है। जिस दिन आपका अपना ऑटो है और आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, मैं ऑटो से शुरुआत कर रहा हूं कि आप ऑटो ड्राइवर ही अपना ऑटो खरीदा, हम ओला में लगाएंगे अपना ऑटो, लेकिन हम एक स्वयं इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन हो गए, स्टार्टेड विद ऑटो। जिस दिन आपको यह लगता है कि आज मैंने अपना ऑटो खुद खरीद के ओला से अटैच करा लिया है, आज मैंने खुद पत्रकारिता में एक जगह यह बना ली है कि मैं ट्रेनी सब एडिटर आया था, आज मैं एसोसिएट एडिटर हो गया हूं, आज मैं किसी कमला क्लब तक खेलता था, आज मैं दिलीप ट्रॉफी खेलने ग्रीन पार्क आ गया हूं, तो अब मुझे रणजी ट्रॉफी करीब दिख रही है, और रणजी ट्रॉफी जब करीब दिख रही है तो मुझे दिखता अब तो आईपीएल भी हो रहा है, हो सकता है यहीं से आईपीएल चला जाऊं। तो एक जगह तो आती है ना जब आप ये पाते हैं कि यार 11वें फ्लोर पे खड़े हैं, यहां से पूरा शहर नजर आ रहा है, आपको खुद नजर आ जाएगा कि अब आपने कुछ हासिल कर। वही बात है कि सरकारी नौकरी जैसे ही आपने हासिल किया, अब सरकारी नौकर हो गए, अब उसके बाद कुछ नहीं देखना है आपको, उसके बाद कहां देखना है आपको, नौकरी मिल गई आपको, टाइम वाइज प्रमोशन मिलते रहेंगे, सैलरी बढ़ती रहेगी। जैसे ही आपको खुद यह एहसास हो कि हां मैंने कुछ हासिल कर लिया, वहां तक की बात ये आई जो मैंने कहा कि आप सफल हुए। अब आइए सफलता की परिभाषा जो आपने मुझसे पूछी है, अब आपको यह तय करना है कि आपको किसी वायरल वीडियो की तरह 30 सेकंड, 30 दिन या 3 साल तक ही वायरल रहना है। बात है कंसिस्टेंसी की, तो जो 90 साल में भी काम ढूंढ रहा है, असली व्यक्ति वही है, वही सफलता है। वही ना सफलता की खोज अंतहीन अनंत है। अच्छा, मुझसे पूछे ना तो मेरी खोज तो अभी भी भगवान विश्वनाथ में है ना। अच्छा ये बताइए, जैसे किसी व्यक्ति का देहांत हो, वो क्या चाहता होगा, देहांत के बाद क्या होना चाहिए? मैं उस व्यक्ति को सफल मानता हूं जिसकी मृत्यु पर शमशान घाट पर हजारों की भीड़ लगी हो और लोग कह रहे हो कि चला गया यार एक आदमी आज, तो वो तो सफल है। क्या बात है। और जिसको 4 कंधे नसीब नहीं है वो बदनसीब है, उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो आपको उम्र के, करियर के हर दौर में फिर सोचना है व्हाट्स नेक्स्ट, और जितने दिन तक आप नेक्स्ट ढूंढते रहेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको अपनी उम्र ही नहीं पता चलेगी। आपको हमेशा चैलेंज होगा कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। एक में मिलने वाले थे, उनके पिताजी रोज करीबन 50 साल तक 2 बजे उठते थे, रात में धोना, आंगन धोना, पानी भरना, फूल तोड़ना, पूजा करना, सबको जगाना, अखबार पढ़ना। एक दिन चले गए तो घाट पे हमारे एक बड़े मित्र थे, वो गए, उन्होंने पूछा कि, उन्होंने बताया कि मैं 52 साल का मैं हो गया हूं, मेरे पिताजी इतने साल से ये कर रहे हैं। उनका क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? तो उनका नाम तो ये है। बोले हम कभी सुने नहीं इनका नाम। तो उनका भैया हम तो उनको हमेशा ऐसे देखे 2 बजे रात में उठते थे। बोले बेवजह इतनी मेहनत कर रहे थे अगर नाम नहीं था? एक बात शायद मेरे अंदर मन में लगातार घूम रही, मैं बता नहीं पा रहा हूं, इसको कह दूं, बहुत जरूरी है। जिंदगी में आपको पहले यह तय करना है कि आपको नाम चाहिए या दाम चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर आपको दाम चाहिए तो कमाइए पैसा और कमाते रहिए जहां तक कमा सकते हैं। अगर आपको नाम चाहिए तो दाम अपने आप आएगा दौड़ के। पैसा बाई प्रोडक्ट है किसी चीज का, आप उठिए तो, आप बनिए तो। और जिंदगी में सर ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा जरूरी नहीं है, आपकी सारी जरूरतें पैसा पूरी करता है, लेकिन जिंदगी में नाम जरूरी है, दाम उससे नंबर 2 पर आता है। नाम की भूख अगर आपके अंदर नहीं है,
आप कभी 90 साल तक नहीं सोचेंगे कि व्हाट इज नेक्स्ट। अगर सिर्फ आप दाम की तैयारी कर रहे हैं तो दाम में केवल आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहिए और जिंदगी जीते रहिए। फॉरेन ट्रिप करिए, बच्चों को अच्छा खिलाइए, अच्छी बड़ी बड़ी कारें खरीदिए, घूमिए, दिखाइए 4 लोगों को। अरे सर, आप एक जगह रखा हुआ कैमरा थोड़ी ना है जिसके फ्रेम में केवल इस समय मनोज राजन त्रिपाठी आ रहे हैं। आपको तो सैटेलाइट बनना है। यहां से पूरी दुनिया आपको देखेगी, आप पूरी दुनिया को देखेंगे। मजा तब है, क्या मजा तब है। तो आप मेरे हिसाब से, पैसा बहुत जरूरी होता होगा, मेरे हिसाब से नाम ज्यादा बड़ी चीज है, दाम उससे छोटी चीज है। तो मनोज जी, आपने इतने अच्छे विचार हमारे सामने रखे और जो युवाओं की जो जिज्ञासा है उसको काफ़ी अच्छे से समझाया उसको शांत करने के लिए। लेकिन इन विचारों का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं किसी किताब या फिल्म या साहित्य या कोई लीडर, कोई इंस्पिरेशन किसी से आता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के साथ आप वो इंस्पिरेशन भी शेयर करें। देखिए, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो मेरी दादी है जी। ठीक है। वो रोज रात में सोते समय कोई ना कोई कहानी सुनाती थी जी। ठीक है। फिर माँ है, उनकी बात आ रहा हूँ तो ये तो हो गई है। तो चंदा मामा आती थी उस जमाने में, और चाचा के संग जो मेरा रिश्ता है, मैं अपने पापा को पापा बाद में मानता हूं, मैं अपने चाचा को अपना पिता पहले मानता हूं। अच्छा। बायोलॉजिकल नहीं है पर पिता मेरे वही है। तो वो माया, धर्मयुग, ये इनके पास टाण है हमारे यहाँ, हाँ। उसमें रखी रहती थी। वो खूब पढ़ते थे। वहां से पढ़ते पढ़ते इंद्रजाल कॉमिक्स आती है जिंदगी में आपकी, आप वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये तो मतलब एक काल है बचपन का जहां से आपने ये पढ़ना सीखा। लेकिन उस समय भी मुझे याद है कि मैं चंदा मामा की फोटो काटता था और विज्ञान की कॉपी का दफ्ती में एक छोटा सा स्क्वायर काट के पूरे मोहल्ले के गेट पर एक फिल्म का नाम लिख के आता था। जैसे मुझे याद है अगिया बेताल जी। दादी की सूती साड़ियों से एक थिएटर बनाता था। अच्छा। बच्चे आते थे, बच्चे कंकड़ के पैसे मुझे देते थे, मैं कागज की टिकट उनको देता क्या था बात है। और वैसे ही उनको फिल्में दिखाता था। तो मेरी अपनी नसों में सेल्यूलाइड बहुत जबरदस्त तौर पे है और उसके बाद रोशनाई है। अब बताता हूं कि कैसे, मतलब किस जगह से और बेहतर क्या रहा, किताबें क्या रही। तो सेल्यूलाइड बहुत ज़्यादा है किताबों में। मुझे वो 10 रुपए की किताब अभी तक याद है जो सबसे पहले मैंने पढ़ी थी, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता। हाँ। मुझे लगता है आज भी प्रेम की परिभाषा उससे बेहतर लिखी होगी लोगों ने, बिल्कुल लिखी होगी, नो डाउट। बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, वो छपी सी हुई है, जैसे ना जहन में है। दादी है तो है, तो उसी समय की किताब है तो वो रहती है। दूसरी मुझे मारे गए गुलफाम बहुत अच्छी लगती है। मतलब इसको मैं हर चीज को फिल्म से जोड़ता हूं। अगर मारे गए गुलफाम पर फिल्म आपको बनानी है तो आप एक लो बजट फिल्म मेकर बन जाएंगे और तीसरी कसम बना देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तीसरा किताब मुझे स्टीफन किंग की लगभग चाहे वो इट हो या सिल्वर बुलेट हो, ये मुझे अच्छी लगती है। मुझे स्टीफन किंग में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो मनमर्जी का राइटर है कि तुम क्या सोचते हो मैं नहीं जानता, मैं जो सोचता हूं वो तुमको सोचना पड़ेगा। ये स्टीफन किंग की थ्योरी है और वो उसी हिसाब से लिखते हैं। तो सिल्वर बुलेट ले लीजिए या इट ले लीजिए, बच्चों के हिसाब से इट ले लीजिए। ये मुझे 3 किताबें सबसे बेस्ट लगती हैं। फिल्मों के बारे में बताऊं? जी जी। फिल्म मुझे सैकड़ों फिल्में देखी होंगी। महीने के 30 दिन में मैंने 68 पिक्चरें देखी हैं। थिएटर की बात कर रहा हूं। 30 दिन में 68 पिक्चरें देखी हैं। और थिएटर में देखी हैं। मैंने एक ही फिल्म को एक ही थिएटर में 4 बार टिकट लेके चारों शो देखे। कौन सी फिल्म थी वो? फिल्म थी ललकार। ललकार। रामानंद सागर की थी ललकार।
हीरो पिक्चर जैकी श्रॉफ की पहली पिक्चर थी, मैंने 18 बार देखी है। बेताब सन्नी देओल की थी, मैंने 22 बार देखी है। अब है तो है, उसका कोई वो नहीं है। और थिएटर में जाके देखी है, इस तरीके से पिक्चरें देखी। लेकिन इतनी सारी फिल्में देखने के बाद भी मुझे आज तक लगता है कि दीवार से अच्छी कोई फिल्म नहीं बनी। बेस्ट स्क्रीन प्ले है उसका, कैरेक्टराइजेशन बेस्ट है, डायलॉग सुपर है। मुझे उसमें खास बात यह लगती है कि जब मैं ये सोचता था तो लोग बताते थे कि अमिताभ बच्चन नमक हलाल ज्यादा बेहतर है, मुकद्दर का सिकंदर ज्यादा बेहतर है, डॉन ज्यादा अच्छी है। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने 5 ऑप्शन दिए अमिताभ बच्चन को कि अपनी 5 फिल्मों में सबसे टॉप फिल्म बताइएगा। उन्होंने बताया दीवार, और उन्होंने कहा कि चूंकि उससे अच्छा स्क्रीन प्ले मैंने देखा नहीं। उस दिन मुझे रिलेटिवली इतना अच्छा लगा कि मैं अमिताभ की तरह ही सोचता हूं। तो उससे अच्छे तो दीवार से बेहतर कोई भी। एक बेवकूफ, नाकारा, नालायक, बदजात, बदतमीज एक लड़का है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा है। बाप उसको हे दृष्टि से देख रहा है, मां उसकी है नहीं, भाई थोड़ा बहुत उसको प्यार करता, तो मैं भाई को मां से रिलेट करता था। लेकिन जब वो करता है तो वो जीतता है, और जब जीतता है तो सिकंदर हो जाता है। जो जीता वही सिकंदर। ये फिल्म मुझे सबसे शानदार लगती है। और तीसरी कसम, जो मैंने किताब का नाम लिया, तीसरी कसम मुझे एक बहुत अच्छी फिल्म लगती है। एक छोटे से टॉपिक पर कैसे 3 कसमें खाता है और आखिरी कसम उसको कैसे तोड़ती है जाके। नौटंकी वाली से जो प्यार है उसका, वो उसको कैसे तोड़ती है, मुझे बड़ी शानदार पिक्चर लगती है। 3 ये बेहतर है, लेकिन 2 का नाम और लूंगा, क्योंकि वो कहानी शरीर ने नहीं लिखी है, अच्छा, रूह ने लिखी है। वो है प्यासा, गुरुदत्त। और एक और जो इस देश के पहले सुपरस्टार की एकमात्र फिल्म है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, दैट इज आनंद। ये यहां से मुझे लगता है कि ये राइटिंग सबसे बेहतरीन है। और कोई पर्सनैलिटी जहाँ से आपकी इंस्पिरेशन आती है? आप बार बार शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर का नाम ले रहे हैं, अमिताभ बच्चन का नाम लिया, ऐसी और कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि ये एक व्यक्तित्व को अच्छी तरह से इंस्पायर कर सकती है? नो डाउट वो पत्रकार थे, पर उनको कवि के नाम से ज़्यादा जाना गया। केवल मेरे 1 साल बॉस थे वो। मैंने जब उस कैरेक्टर को देखा ना, जब इंटरेक्ट करने का तरीका देखा, जब उसका ओरेशन देखा, जब शब्दों का चयन देखा, जब वाक्यों का विन्यास देखा, मुझे उससे बेहतर कोई इंसान नहीं लगा। दैट वाज प्रमोद तिवारी जी। अच्छा, कानपुर में ही जी। मेरे चीफ रिपोर्टर थे जी। बॉन्ड जर्नलिस्ट। पेन को ऐसे छिड़क दें, जितनी जगह पे स्याही गिरेगी उतने पत्रकार पैदा हो जाएंगे। ये करिश्मा था उस आदमी का। जी। मेरे चाचा श्री ओम शरण त्रिपाठी, जिनको पता नहीं मैं क्यों अपने अंदर पाता हूं, उस आदमी को यह मालूम था कि कैसे डील करना है। वो पूरी फैमिली डील कर लेते थे। मेरे जैसे बिगड़े बेकार से लड़के को उन्होंने डील किया। सिर्फ डील नहीं किया, मेरी डील कराई भी, चाहे मेरे माँ बाप हो या मेरी दादी हो, ये सब मैंने उनके हाथ से मार भी खाई है। अच्छा। हाँ, पर उनकी मार मुझे हमेशा प्रेरणादायक लगती है। 2 ही 3 बार मारा उन्होंने, लेकिन जैसे ही वो मारते थे 5 मिनट बाद मुझसे ज्यादा दर्द में वो होते थे कि यार मार दिया इसको। वो बाकी देश में ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं जिससे मैं प्रभावित हूं। अच्छा। देश में ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं कि जिससे मैं बड़ा प्रभावित हूं कि क्या। वो मेरे घटनाएं, उन लोगों का उस समय का कैरेक्टरिस्टिक, शायद किसी तेंदुलकर का बल्ले से जवाब देना, गांगुली का कमबैक करना, या किसी सहवाग का या किसी द्रविड़ का टुक टुक करना, ये उस वक्त के जो समय उन्होंने गुजारा है वो मेरा एक तरीके से प्रेरणा स्रोत हो सकता है। व्यक्ति की बात करेंगे तो प्रमोद तिवारी जी, ओम शरण त्रिपाठी जी, और मेरी अपनी दादी जो पॉलिटिकल हब थी, और मेरी नानी जिन्होंने ये बताया कि
जो होता है हो जाने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही दम है। ये मेरी दादी का कहना था। लास्टली आपसे एक बात बताऊं जी, कुल पर्सनालिटी इन सब लोगों को चुरा कर बनी क्या है कि मैं झूम के गाता हूं कमजोर जमाने में, मैं झूम के गाता हूं कमजोर जमाने में, एक आग लगा ली है एक आग बुझाने में। क्या बात है। ये सोच के दरिया में मैं कूद गया यारो, वो मुझको बचा लेगा, माहिर है बचाने में। क्या बात है, क्या बात तो चाहे क्रिकेट हो, गाना हो, लेखनी हो, नॉवेल हो, फिल्म हो, फलाना हो, ढिमाका हो, हर बार एक आग लगाई है एक आग बुझाने में, और कूद इसलिए जाते थे कि वो मुझको बचा लेगा, माहिर है बचाने में। तो कूद जाइए, जूझ जाइए, नाम कमाइए, अच्छा व्यक्तित्व कमाइए। और अगर मनोज जी से आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हमारी टीम मनोज जी तक आपके सवाल पहुंचाएगी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 21st सेंचुरी लाइव के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।